चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। आज हम आपके सामने एक जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे और इस जन्म कुंडली में जो जन्म तारीख है वो है एक अमिताभ कुमार नाम से 26 मार्च 1980। जन्म स्थान है मुगल सराय, सुबह 5:20 पर। अब हम इस जन्म कुंडली में देखेंगे कि किन परिस्थितियों में यह जन्म कुंडली लाभ या हानि करेगी। तो इस विश्लेषण में आप यदि साथ में रहना चाहते हैं तो पूरे वीडियो को हमारे साथ जरूर देखें। प्रयास करते हैं, मैं इनके बारे में किसी तरह का कोई भी समाचार नहीं जानता हूं, ना ही इनसे मेरा कोई पूर्व परिचय है। प्रयास करेंगे अपने ज्योतिष विद्या का प्रयोग करने का, क्योंकि यदि विद्या है तो वही ट्रैक हम इस्तेमाल करेंगे और उस ट्रैक के मुताबिक इनके फलादेश का वर्णन करने का प्रयास करेंगे। कहां तक सच है, कहां तक झूठ है, फलादेश आइए हम जानते हैं। ध्यानपूर्वक देखेंगे। कुंभ लग्न है। कुंभ लग्न का जो स्वामी है वो शनि है। द्वादश और लग्न का स्वामी शनि, वो मंगल के साथ सप्तम स्थान पर सूर्य की राशि, जो कि शनि की शत्रु राशि है, उसमें बैठे हुए हैं और साथ में शनि मंगल शत्रु भी हैं। अब ऐसी अवस्था में हमें इनका विश्लेषण करना चाहिए। पहले लग्नेश को देखना है। लग्नेश में आप देखें तो केतु बैठे हुए हैं और केतु का स्वभाव बिल्कुल उसी ग्रह की तरह हो जाता है जैसे जिस राशि पर ये बैठेंगे। मान लो कुंभ राशि पे बैठे हुए हैं केतु। अब कुंभ के स्वामी है शनिदेव। इसमें शनिदेव के गुण आ जाएंगे केतु के अंतर्गत। क्या करेंगे? ये व्यक्ति को थोड़ा इमोशनल बना देते हैं, थोड़ी मूढ़ता उत्पन्न कर देते हैं। केतु लग्न में होने से जातक में अधिकतर क्रोध इत्यादि आ जाता है। बहुत जल्दी यह व्यक्ति नाराज हो जाता है और बहुत जल्दी ये प्रसन्न भी हो जाता है। ऐसे लोग घाटा उठाते हैं समाज में। इनको कोई भी अपने बातों में लेकर के, मैत्री भाव से लेकर के ठग सकता है। और प्रायः ऐसे लोग जब लग्न के अंतर्गत केतु आ जाए तो भगवान की भक्ति में विशेष रूप से इनकी अवस्था होती है। श्रद्धालु होते हैं क्योंकि केतु के अंदर थोड़ी सौम्यता है, भक्ति भावना है। केतु का स्वभाव है बड़े ऊंचे स्तर का चिंतन करना, कल्पना करना। कल्पनाओं में विशेष रूप से ये कभी कभी सफल भी हो जाते हैं। और अब यहाँ केतु लग्न में बैठे हुए मंगल की भांति उग्रता, व्यग्रता, स्वभाव में क्रोध इत्यादि दे देते हैं। ठीक उन्हीं के साथ में पंचमेश और अष्टमेश जो बुध है। अष्टमेश बुध चूंकि पंचमेश भी है, इसलिए यहां पर बुध इनके कारक हो गए। पंचमेश होने के नाते, मूल त्रिकोण की राशि के स्वामी होने के नाते बुध कारक हो गए। पुनः शनि की राशि में बुध बैठे हुए। जातक में बुद्धि, बौद्धिकता, समझदारी, ये सब बातें होंगी। विद्या में, पढ़ाई में विघ्न अवश्य ही आएगा। कारण क्या है? द्वितीय भाव का स्वामी देवगुरु बृहस्पति चूंकि सिंह राशि में राहु के साथ, शनि के साथ बैठे हुए हैं, तो 5 वर्ष तक आयु में विद्या की समस्याएं इनको जरूर आती हैं। पुनः बाद में ये विद्या पढ़ लेते हैं। तो विद्या और लग्न को मान के अगर चले तो इस व्यक्ति में जो ज्ञान है वह किताबी और वाणी, भाषा, बोलचाल का विशेष रूप से तो होगा, लेकिन यह व्यक्ति स्पष्टवादी बहुत होगा। कारण कि द्वितीय भाव में सूर्य बैठे हुए हैं। जब किसी के साथ वक्र
स्वभाव में आ जाए तो यह व्यक्ति उसका समूल विनष्ट करने का प्रयास करेगा, और मान जाए तो अपना धन, अपना तन, अपना मन सब कुछ अर्पण कर देगा, क्योंकि इमोशनल है। ये हो गई लग्न के अंतर्गत की बात। लग्नेश शनि, मंगल, राहु, बृहस्पति के साथ सप्तम स्थान पे है। अब यहां पर एक बात का और हम थोड़ा विश्लेषण देखते हैं। सप्तम भाव में मंगल, शनि, राहु जैसे पाप ग्रह बैठ के जातक के चरित्र में क्या बदलाव देंगे, कैसा चरित्र देंगे? मेरे हिसाब से चूंकि सप्तमेश द्वितीय जो भाव में है वो बैठा हुआ है और द्वितीयेश सप्तम भाव में बैठा हुआ है, इसलिए ये राशि परिवर्तन योग बन गया। इस व्यक्ति को धन संपत्ति का सुख अपने पत्नी के माध्यम से अवश्य ही मिलेगा। विवाह के बाद इस व्यक्ति का जीवन स्तर विकास की तरफ बढ़ा होगा, क्योंकि राशि परिवर्तन योग है। कुटुंब के भरण पोषण में यह व्यक्ति बहुत मेहनत करेगा। पुनः पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहेगा। कभी कभी पत्नी इनके साथ शक की दृष्टि के कारण बिफर पड़ेंगी, झगड़ा कर लेंगी। और हरे कृष्ण, मंगल, राहु और शनि, चूंकि तीनों ग्रह अलगाववादी भी हैं, इसलिए कभी कभी तो पत्नी का स्वास्थ्य इतना खराब हो जाता है कि पत्नी की आयु पर भी शक हो जाता है। बेशक विवाह बहुत ना हो, लेकिन विवाह की इच्छा बहुत होती है ऐसे लोगों में। मंगल, शनि, राहु की वजह से जातक में जो भोग भावना होगी वो भी प्रबल होगी। और एक चीज है, चार ग्रह जब एक जगह बैठ जाएं तो ऐसे व्यक्ति में विशेष तौर से इष्ट के प्रति, उपासना के प्रति, भगवत भक्ति के प्रति, संतों के प्रति बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। प्रायः ये स्त्री के कारण वैराग्य को भी प्राप्त कर लेते हैं। कभी कभी इनके अंदर स्त्री के कारण वैराग्य की भावना भी आ जाती है। मंगल, शनि, राहु सदृश ग्रह यहां बैठे हैं इसकी वजह से। अब धन के बारे में मैंने क्यों कहा? क्योंकि धन का, कुटुंब का स्वामी सप्तम भाव में बैठा, यानी पत्नी जाया के घर में बैठा हुआ, इसलिए धन का जो मूल कारक है देवगुरु बृहस्पति, वो पत्नी के माध्यम से आपूर्ति अवश्य करवाएगा। आई थिंक, मेरा विचार है। और पत्नी रोगी क्यों रहेंगी? क्योंकि वहां शनि, मंगल, राहु बैठे हुए हैं। यह व्यक्ति किसी के साथ व्यापार अगर करता है, साझा व्यापार नहीं कर सकता। बहुत जल्दी साझा व्यापार, पार्टनरशिप टूट जाएगा। हालांकि यह व्यापार भी करेगा। वैसे इस व्यक्ति को करना क्या चाहिए, हम थोड़ा सा ध्यान करते हैं। क्योंकि कर्मेश और पराक्रमेश दोनों ही मंगल हैं। पराक्रम भाव का स्वामी और कर्म भाव का स्वामी मंगल शनि के साथ बैठे हुए हैं। मंगल जमीन, जायदाद, प्रशासन, और चूंकि पराक्रमेश भी है ना मंगल, तो जो सीमा के प्रहरी होते हैं, मतलब ये सेना में, मिलिट्री में, ऐसे लोग खुद जुड़े हों, अन्यथा इनके परिवार से कोई जुड़ा जरूर होता है। पुलिस डिपार्टमेंट से इनको लाभ होता है, प्रशासन से इनको लाभ होता है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से इनको लाभ होता है। शनि, मंगल, राहु चूंकि कर्मेश मंगल हैं, तो यहां लोहा, जमीन, सीमेंट, सरिया, बजरी, ईंट, भट्ठा जैसा व्यापार भी ये करवाते हैं। पुनः राहु
यहां पर सूर्य की राशि में बैठे हुए हैं। ये क्या करेंगे, जातक को सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर जैसे कामों की तरफ, इलेक्ट्रॉनिक्स कामों की तरफ भी संकेत करते हैं, मेरा विचार है। अब ये तो हो गई यह स्थिति कर्म की। अधिकतर इनकी जन्म कुंडली में जो कर्म का क्षेत्र है वह शिक्षा वर्ग को और ये प्रशासन, पुलिस डिपार्टमेंट को एवं मिलिट्री डिपार्टमेंट को भेजने का प्रयत्न करता है और कहीं ना कहीं उनसे जुड़े हुए व्यवसाय भी करवाता है। चूंकि हम इनके बारे में जानते कुछ भी नहीं है, अब ये हमें खुद ही बताएंगे कि हम क्या करते हैं। अब यहां आकर के हम देखते हैं सुखेश, जो सुख का स्वामी है और भाग्य का स्वामी है, वो शुक्र है। शुक्र सुखेश और भाग्येश पराक्रम में बैठा हुआ है। तो वाहन, मकान इत्यादि को लेकर के यह व्यक्ति भाग्यशाली है। पराक्रम, बल, पौरुष इत्यादि। कभी कभी तो ऐसे लोग क्या करते हैं, जब भाग्येश ऐसा हो जाए तो इनके पास गाड़ी मोटर की बिक्री के लिए, जैसे एजेंसी वगैरह भी ऐसे लोग ले लेते हैं। कॉस्मेटिक्स की एजेंसी भी ये लोग ले लेते हैं। दूध का व्यवसाय, घी का व्यवसाय, पानी का व्यवसाय भी, जो कि भाग्येश ये करवा देता है। ऐसी अवस्था में ये उस कार्य में भी अपना हाथ अवश्य ही आजमाने का प्रयास करते हैं। चूंकि यह व्यक्ति बुद्धिमान है, केतु के साथ बैठे हुए बुद्ध बुद्धिमान है, लेकिन थोड़ा सिरफिरा व्यक्ति होता है। 50% बुद्धि होती है, 50% दूसरों से बुद्धि लेता है शख्स। भाग्येश और सुखेश पराक्रम में होने के नाते ये व्यक्ति मकान, जायदाद, संपत्ति इत्यादि जरूर बनाएगा। लेकिन अब यहां पर हम कर्क में बैठे हुए चंद्रमा पर एक दृष्टि डाल लेते हैं। जब चंद्रमा चूंकि सुख, वाहन, मकान और पब्लिक, जनता जनार्दन, उसका स्वामी चंद्रमा है, तो चंद्रमा छठे घर में होना इस बात का सूचक है कि पब्लिक पीठ पीछे निंदा करेगी। हालांकि ये व्यक्ति पब्लिक के लिए कुछ भी करने को तैयार होगा, लेकिन इस व्यक्ति के लिए पब्लिक कुछ करने को तैयार नहीं होगी। लिहाजा ऐसे शख्स को कोई राजनीति के दल में जाकर के सफलता नहीं प्राप्त हो सकती। रोग, ऋण, शत्रु जैसे छाती के रोग, चंद्रमा चूंकि चतुर्थ भाव का कारक है, छाती के रोग इत्यादि देने का ये एक योग बनाता है। तो खांसी, सर्दी, जुकाम और पुनः कर्जा इत्यादि बढ़ाने में ये चंद्रमा अपना योगदान देंगे। और चंद्रमा छठे बैठने पर इस व्यक्ति का स्वास्थ्य भी प्रायः बाधित हो सकता है। हालांकि खुश मिजाज होगा, ये शख्स खुश मिजाज होगा। पुनः चंद्रमा चूंकि छठा घर छोटे मामा का है, छोटी मौसी का है, ऐसे व्यक्तियों को ननिहाल पक्ष से छोटे मामा, छोटी मौसी इत्यादि से प्रायः लाभ की उम्मीद पाई जाती है। अब यहां पर हम एक चीज और देख लेते हैं। इनको अपने चाचा और ताया मिला करके करीब 4 से 6 भाई बहन होने चाहिए, यानी पिताजी इनके 4 से 6 भाई बहन हो सकते हैं, क्योंकि जो द्वादशेश और लग्नेश है वो शनि 3 और ग्रहों के साथ बैठे हुए हैं सप्तम स्थान में, इसलिए, और पुनः बुध केतु लग्न में है, इसलिए कुल मिलाकर के मेल संतान यानी पिता की मेल संतान कम से कम 4 तो होंगी, और फीमेल 2 संतान होनी चाहिए, यानी 2 बुआ, 4 चाचा या ताया होने चाहिए। ये हो गई मेरी अपनी सोच के मुताबिक कुंडली की
जो विश्लेषण वाली स्थिति है वो। अब एक दृष्टि और डाल लेते हैं। चंद्रमा चूंकि कारक चतुर्थ का है, तो सुख, मकान, जायदाद से परेशानियां, कर्ज इत्यादि करवाने का कारण चंद्रमा बनेगा। अष्टमेश बुध लग्न में है, कभी कभी यह व्यक्ति बहुत बुद्धिमान हो जाएगा और कभी कभी पंचमेश होने की वजह से बुद्धिमान हो जाएगा, भाग्य का कारक बन जाएगा, और कभी कभी यह व्यक्ति बिल्कुल हताश हो जाएगा, डिप्रेस्ड हो जाएगा। एकादशेश और धनेश दोनों बृहस्पति हैं, लिहाजा इस व्यक्ति को अपने पत्नी का सम्मान आदर करके रहना चाहिए, ईमानदारी से, क्योंकि चरित्र में दोष आने का भय उत्पन्न होता है। एक से अनेक स्त्रियों के साथ ऐसे लोगों के संबंध बनने का भय भी बन जाता है। अच्छा, अब हम पुनः शनि के ऊपर दृष्टि डाल लेते हैं। लग्नेश और द्वादशेश शनि मंगल के साथ होने से स्वभाव में क्रोध, गर्मी, दुस्साहस, अनावश्यक साहस, आग में भी ऐसे व्यक्ति कूदने की क्षमता और योग्यता रखते हैं। क्षत्रियत्व का स्वभाव होता है। इनके पास वाहन तो होंगे, जो गोली बारूद वाले ये पिस्टल इत्यादि होते हैं हथियार, वह भी रखने का यह व्यक्ति शौकीन होगा। अब संतान पक्ष को लेकर के हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। संतान बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन 2 संतानों का योग बनता है, और संतानें जितनी होंगी वो होंगी तो 3, लेकिन 2 ही रहेंगी, और बाकी संतानों का एबॉर्शन वगैरह होने का योग बन जाता है। 2 बच्चे प्रायः, चूंकि पंचमेश बुध के ऊपर केतु का प्रभाव है, तो संतानों से बहुत सुख की जो स्थिति हो तो नहीं बनती, क्योंकि प्रायः ऐसे लोगों के बच्चे केतु के साथ होने के कारण बीमार रह सकते हैं। अब चूंकि हमें मालूम तो है नहीं इनके पास कितने बच्चे हैं कितने नहीं हैं, परंतु ये 2 बच्चों का योग हमारे हिसाब से इनको बनता है। अब इस समय जो इनकी दशा चल रही है, हम एक दशा उस पर चर्चा कर लेते हैं। महादशा इनकी चल रही है शुक्र की। शुक्र सुख का और भाग्य का स्वामी है। सुखेश और भाग्येश पराक्रम में आदमी से मेहनत मशक्कत खूब करवाते हैं, क्योंकि मंगल की राशि में बैठे हुए शुक्र खूब ऊर्जा के साथ मेहनत करवाते हैं, परंतु हाथ में इनके कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। 100% की मेहनत किया, 20% मिला। ऐसी अवस्था में शुक्र की महादशा मकान और कार इत्यादि तो लेकर देंगी, लेकिन कहीं ना कहीं कर्जा जरूर हो जाएगा, सिर पे कर्ज होने का योग बनता है। शुक्र के अंतर्गत जो अभी दशा चल रही है, शुक्र की दशा मैं बता दूं कितने से कितने तक चल रही, 22 फरवरी 2013 से 22 फरवरी 2033 तक शुक्र की महादशा चल रही है, और इसके बीच में 22 अप्रैल 2023 से 22 दिसंबर 2025 तक देवगुरु बृहस्पति की दशा चल रही है। देवगुरु बृहस्पति एकादशेश और धनेश होने के नाते मार्केश भी है। पैसा तो आएगा, लेकिन पैसा स्थिर नहीं रह पाएगा, धन स्थिर नहीं रह पाएगा। अब इस व्यक्ति को क्या उपाय करके अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए? मैं कहूंगा, नंबर 1, जो शुक्र है उसकी महादशा चल रही है, कच्चा दूध गाय का लिया और उसमें थोड़ी मिश्री डाली। मान लो वजन है 80 किलो, 8 किलो कच्चा दूध ले लिया, 10वां हिस्सा वजन का, और उसके 8 किलो के 10वां हिस्सा ले लिया मिश्री। उस कच्चे दूध में डाल करके बहते हुए गंगा जी में या किसी देव नदी में शुक्रवार के दिन उनको भेंट कर दे। दूसरा, किसी भी शिवालय में जाकर के शुक्रवार के दिन भगवान शिव को पंचामृत, दूध,
दही, शहद, चीनी, देसी घी, इससे पंचामृत बना करके शिव अभिषेक प्रत्येक शुक्रवार करते रहने से भी इस व्यक्ति के भाग्य में प्रबलता आएगी। पुनः अपने शयन कक्ष को पवित्र रखें और मां के सेवा में, सद्भाव में अपनी भूमिका जरूर निभाए। माता जी की सेवा करें, माता जी के चरण स्पर्श करें। अपने बेड में चांदी की वस्तुएं, चांदी के सिक्के इत्यादि संभाल के रखें। इससे घरेलू सुख साधन बनेंगे। अब इनको धारण करने के लिए अगर मैं कहूं तो इस दशा में एक तो मोती पहनना नहीं चाहिए। मोती की जगह पर चंद्रमा का दान, जैसे चावल, दूध और चीनी, सोमवार के दिन कहीं करना चाहिए। पहनना क्या चाहिए? सो एक तो इनके लिए पन्ना फिट बैठेगा, दूसरा फायर उपल फिट बैठेगा। पन्ना लिटिल फिंगर में, कनिष्ठिका में डाला जाता है। फायर उपल इंडेक्स फिंगर में शुक्रवार को चांदी में डाला जाता है। तो इस प्रकार से अगर ये उपाय करें तो मेरे ख्याल से इनकी स्थिति में सुधार होगा। अन्यथा जो राहु, मंगल, शनि हैं, इनकी कुंडली में इनकी पत्नी की आयु को बहुत ही खराब करेंगे। इसलिए शुक्र को जागृत करें तो इनका सप्तमेश जागृत हो जाए, ठीक रहे। नहीं तो पति पत्नी में मानसिक परेशानियां घिर सकते हैं उनसे। तो इस प्रकार से मैंने जो अपने विवेक और बुद्धि से इस कुंडली का अनावरण किया, ये मेरा प्रयास रहा है। अब कहां तक सच है, चूंकि मुझे पता है नहीं इनके बारे में कुछ भी, तो हमें ये बताएंगे, तब हमें मालूम पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है। हालांकि मैं एक बार फिर कह दूं, सरकारी क्षेत्रों से, जमीन जायदाद के मैटर से, ठेकेदारी से, शराब के काम से, स्टील के काम से, फैक्ट्री के काम से आपको फायदा लेना चाहिए। पुनः मैं कहूंगा जानवरों के काम से, गाय, भैंस, दूध इत्यादि के काम से आपको लाभ लेना चाहिए। तो बस आपकी कुंडली में इतना विश्लेषण करने का प्रयास किया। आप सभी जो दर्शक हैं उनको कैसा लगा विश्लेषण हमें जरूर बताएं। पुनः मिलेंगे, तब तक लेते हैं विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।